जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो पहले हमारे आपके बीच में चाय वाला बनकर के आए थे और अब चौकीदार बनकर के आए हैं। अगर यादव रिश्तेदार हो सकते हैं तो मोदी रिश्तेदार क्यों नहीं हो सकते? मैं लड़ाई समझ चुका हूँ, लड़ाई क्या है। बड़ा अच्छा नारा लगाया है, मठाधीश तुम मठ में जाओ। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के मुखिया। ऐसे वक्त में जब 2024 लोकसभा चुनाव की बिसात बीत चुकी है, तब सबकी नजरें अखिलेश यादव पर हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भले ही अखिलेश यादव को जीत न मिली हो, लेकिन उनकी पार्टी का प्रदर्शन 2017 चुनाव के मुकाबले बेहतर हुआ है। ये पहला चुनाव था जिसमें अखिलेश यादव पूरी तरह अपने पिता मुलायम सिंह यादव के साए से बाहर खड़े थे। अब सवाल यह है कि क्या अखिलेश 2024 लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे या फिर विपक्ष के साथ गठबंधन करके। 2017 में कांग्रेस और 2019 में बीएसपी के साथ चुनाव लड़ने का उनका दांव फेल हो चुका है। ऐसे में पीएम मोदी और बीजेपी को चैलेंज करने के लिए अखिलेश की रणनीति क्या होगी? आपसे पहला सवाल है, आपने कांग्रेस से गठजोड़ कर लिया, बीएसपी से गठजोड़ कर लिया, आपने छोटी पार्टियों से गठजोड़ कर लिया, लेकिन न तो आप योगी को चित कर पाए न मोदी को हरा पाए। तो इस बार 2024 का जो महत्वपूर्ण चुनाव है उसके लिए आपकी क्या रणनीति होगी, क्या दांव पेच होंगे? इधर समाजवादी पार्टी ने कोशिश की गठबंधन हो और कम से कम ज़्यादा वोट जुड़े, क्योंकि जहां भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई है और जिस तरीके का काम भारतीय जनता पार्टी ने अपने बूथ स्तर पर किया है, समाजवादी पार्टी या गठबंधन जब तक वोट नहीं बढ़ाएगा तो मुकाबला नहीं कर पाएगा। और जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी समय समय पर साजिश, षड्यंत्र या संस्थाओं को अपने लिए इस्तेमाल करना, मैं उदाहरण के लिए कह सकता हूं, और इस बात को चेक करना चाहिए। अगर मैं कोई बात कह रहा हूं एज ए पॉलिटिकल पार्टी के हेड होने के साथ साथ अपनी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं की इंफॉर्मेशन लेने के बाद, जो पिछला चुनाव था, जब बीजेपी को पता लग गया कि उत्तर प्रदेश में वो चुनाव नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि जो गठबंधन है उसका वोट बहुत है, गठबंधन जो है उसने तैयारी बहुत की है, उसमें उन्होंने जानबूझ करके एडमिनिस्ट्रेशन का साथ लिया, इलेक्शन कमीशन का साथ लिया। जहां इलेक्शन कमीशन इस बात का प्रचार करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर निकलें और वोट डालें, लेकिन इलेक्शन कमीशन ये करे, चिन्हित कर करके एक पॉलिटिकल पार्टी के सहारे पर वोट काटे जाएं, और वोट काटने का काम भी केवल उनका किया जाए जो समाजवादी पार्टी को वोट दे रहे हैं, जिसमें उदाहरण के लिए यादव हों, मुस्लिम हों, उनके वोट वोटर लिस्ट से हटा दिए जाएं या ऐसे बूथ पे लगा दिए जाएं जब वो ढूंढने जाएं तो उन्हें मिले नहीं। इसलिए जहां गठबंधन हम लोग कर रहे हैं, और मेरी कोशिश होगी कि लगातार जो समाजवादी पार्टी के साथ दल रहे हैं उनको साथ लेकर के चलें और आने वाले 2024 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करें। ये सही बात है कि 2017 में कांग्रेस के साथ गठबंधन था, एक अनुभव मिला कि गठबंधन कैसे चलाया जाता है। उसके बाद सबसे बड़ा गठबंधन मैंने किया जिसमें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और आरएलडी साथ आए। उसमें भी हम लोग जितने कामयाब होने चाहिए थे नहीं हुए, लेकिन देश में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में सीटें किसी ने हराई तो उत्तर प्रदेश के इस गठबंधन ने हराई। और अभी जो गठबंधन हुआ जिसमें मेरी कोशिश थी कि सभी दलों को मैं साथ लाऊं, एक ऐसा गठबंधन बने जो सभी जाति धर्म के लोगों का रिप्रेजेंटेशन हो, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे से जुड़ें और वो माहौल भी बना। और गठबंधन ने एक कामयाबी ये हासिल की कि भारतीय जनता पार्टी को न केवल मुकाबला किया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को आखिरी वक्त तक उनके अधिकारी, उनके नेता ये महसूस नहीं कर पाए कि वो जीत रहे हैं। और अंतोगत हम हारे, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन इन गठबंधनों से, इन लीडर्स के साथ रहने से कम मुझे अनुभव मिला है भविष्य में समाजवादी पार्टी और सहयोगी दलों को साथ लेकर के कैसे बीजेपी को हराया जाए, ये कम से कम हम लोगों ने सीख लिया है। नहीं तो आप साफ नहीं बता रहे कि आप क्या करने वाले हैं। आप गठजोड़ करेंगे इनके साथ कि नहीं करेंगे, या अभी बहुत दूर है मामला? जो समाजवादी पार्टी के साथ अभी दल हैं, उन्हीं दलों को लेकर के समाजवादी पार्टी आगे बढ़ेगी। भविष्य में किसी और दल से गठबंधन करने का कोई विचार समाजवादी पार्टी में नहीं चल रहा। तो ये तो साफ संदेश चला गया कांग्रेस पार्टी को, साफ संदेश चला गया बीएसपी को। बीएसपी से भी किया था लेकिन अनुभव ठीक नहीं रहा, इधर कांग्रेस से भी किया, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस का व्यवहार रहा या गठबंधन चलना चाहिए था नहीं चला पाए। इसलिए मैं दोष किसी को नहीं दे रहा हूं, हम लोग कामयाब नहीं हुए। इसलिए आने वाले समय में जो समाजवादी पार्टी के साथ दल आज हैं, उन्हीं दलों के साथ समाजवादी पार्टी 2024 का चुनाव लड़ेगी। जो आज हैं वो हैं साथ में कि वो बस हैं? नहीं, साथ हैं, और जो छोड़ गए वो बीजेपी के साथ चले गए। जो समाजवादी पार्टी को छोड़ रहा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी छुड़वा रही है उनको, और ये बीजेपी पहली बार ऐसा नहीं कर रही। अभी तो आंकड़े आ रहे हैं कि पूरे देश में बीजेपी ने इतने विधायक खरीदे हैं, तो केवल डिवाइड एंड रूल हिंदू मुसलमान वाला नहीं, जाति वाला नहीं है, वो विपक्ष को भी बांटना चाहते हैं, या जो विपक्ष की पार्टी है उसको भी कैसे बांटें, उस तरीके को अपनाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। अखिलेश जी, एक अगर मोटा आंकड़ा देखें
तो गैर बीजेपी शासित राज्यों में करीब 274 सीटें हैं लोकसभा की। सीटें तो हैं, पर एक बड़ी समस्या यह है कि इनको एक साथ जोड़ेगा कौन। ये सब केकड़े की तरह हैं, कोई भी बाहर निकलना चाहे तो दूसरा उसकी टांग खींच लेता है डब्बे से, कोई भी बाहर निकलना चाहे और सब डब्बे में रह जाते हैं। इस बार मैं समझता हूं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देश के बड़े बड़े नेता इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि सभी दल एक साथ आएं। मुझे याद है मैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी से कई बार मिला हूं, उनकी भी कोशिश है कि दलों को साथ लाया जाए। आदरणीय ममता बनर्जी जी, उन्होंने भी काम किया। जब राष्ट्रपति का चुनाव था तो सभी दलों को लेकर के वो साथ आईं, उनकी भी कोशिश है। और इधर नीतीश कुमार जी भी कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां हैं वो एक साथ आएं। मुझे उम्मीद है कि 2024 तक रास्ता साफ हो जाएगा। ये सही है कि एक माला बनाने के लिए हमें एक धागा चाहिए, और धागा में माला की तरह उनको मोतियों को डालने का वाला व्यक्ति चाहिए। मैं समझता हूं विपक्ष में इतने नेता हैं, और इस बार लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए ये सब नेता साथ आएंगे। और जिस तरीके से आर्थिक संकट पैदा है, आप वोट लेने के लिए फ्री राशन देंगे, फ्री और कुछ देंगे, लेकिन अगर दूसरी पार्टी कुछ फ्री देना चाहती है तो आप उसको रेवड़ी बोलेंगे। लेकिन उद्योगपतियों को जिस तरीके से आप सब्सिडी देते हैं, ग्रांट देते हैं, या बैंक से सहूलियत देते हैं, या उनका सब्सिडी इंटरेस्ट माफ करते हैं, या उनका पैसा माफ करते हैं, कारोबारी को वो रेवड़ी आपको नहीं लगती। तो देश को बचाने के लिए विपक्षी दल एक साथ आएंगे, और मुझे उम्मीद है किसी न किसी एजेंडा के साथ आएंगे। आज देखिए बेरोजगारी कितनी है। मैं केवल फर्रुखाबाद का उदाहरण दे सकता हूं। फर्रुखाबाद में अग्निवीर की भर्ती में 1,13,000 लोगों ने फॉर्म भरे हैं, और सरकार अभी तक स्वीकार नहीं कर रही है और न बता रही है उन नौजवानों को कि कितनों को भर्ती में लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में इतने बड़े बड़े आयोजन हुए हैं, इन्वेस्टमेंट मीट के बहाने न जाने क्या क्या सपने दिखाए गए, लेकिन क्या इन्वेस्टमेंट मीट से कुछ हासिल हुआ है? इन्वेस्टमेंट आ गया होता तो शायद रोजगार मिल रहे होते। किस जिले में फैक्ट्री लग रही है? ये बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। मैं जानना चाहता हूं किस डिस्ट्रिक्ट को कितना आप दे रहे हैं बजट। और फिर जिस अर्थव्यवस्था को संभालता है किसान, एग्रीकल्चर सेक्टर, उस सेक्टर को क्या आप मदद कर रहे हैं? हमारे किसान को आपने सपना दिखाया कि आय दोगुनी हो जाएगी, कर्ज माफ हो जाएगा। बीजेपी के बड़े नेता वेस्टर्न यूपी में पिछले चुनाव में ये बात कहते रहे कि बिजली का बिल आपको नहीं देना पड़ेगा, बिजली का बिल फ्री होगा। क्या आज बिजली का बिल फ्री हो गया? जिस समय सूखा थी, जिस समय बाढ़ थी, क्या किसान की मदद की? ये सरकार के लोग न बाढ़ में मदद कर रहे हैं, न सूखे में मदद कर रहे हैं। और ये सही बात है कि बाजार में गेहूं की कीमत मिली किसानों को, सरकारी खरीद पर नहीं गेहूं खरीदा गया। और जो आटा बाजार में बिक रहा है उसकी कीमत क्या है? ये जानबूझ करके कुछ कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने सरकारी खरीद नहीं की। जिस समय सरकारी खरीद शुरू होनी थी उस समय भी समाजवादी पार्टी ने कहा था कि जानबूझ करके सरकार गेहूं नहीं खरीद रही है, वो जानबूझ करके प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा देना चाहती हैं। इसलिए बढ़ावा दे रही है क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स हैं, आटे के प्रोडक्ट हैं, और वो जो आटा का प्रोडक्ट है जब बाजार में आएगा वो कम से कम मुनाफा कमा सकें। आज ये समझ में नहीं आ रहा कि जहां उत्तर प्रदेश में इतना खाने का तेल पैदा हो सकता है, चाहे वो कोई तेल हो, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप कुछ लोगों को पूरी मदद कर रहे हैं जिससे कि बाजार पे उनका कब्जा हो जाए। आप कैसे आंकते हैं? हम बात करें पहले नीतीश कुमार की, यानी अनुभवी नेता, बीजेपी के नेता खुद मानते हैं कि बड़े मेहनती हैं, भाई भतीजावाद परिवारवाद का कोई आरोप नहीं, मोदी की तरह से भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं। सबसे पहले सवाल यह है कि बीजेपी ये कहती है कि विपक्ष के पास कोई नेता नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि एक एजेंडा हो, ऐसे कुछ कार्यक्रम हो, ऐसे कुछ फैसले हों जिससे देश का भला हो। मुझे याद है तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने यूपी में किस तरीके से वो पानी की व्यवस्था कर रहे हैं किसानों के लिए, वो एक प्रेजेंटेशन की थी कि किस तरीके से वाटर पाइपलाइन सप्लाई हो रही है, किस तरह किसानों को पानी दे रहे हैं। और मुझे याद है उस समय प्रेजेंटेशन जब मेरे सामने हुआ और आज मैं देखता हूं पीछे मुड़ करके तो एक एग्जाम्पलरी काम किया है। और वहीं हम बिहार में अगर देख लें, ये सच है कि नीतीश कुमार जी ने लगातार बिहार में इतने वर्षों से काम किया, उनके पास भी एग्जाम्पलरी काम है। समूह का काम जो उन्होंने किया, साइकिल बांटने का काम किया, या और बिहार में सुधारने के लिए जो कर सकते थे अपने संसाधनों से या दिल्ली की सरकार की मदद से वो किया। इसी तरह ममता बनर्जी जी के पास भी एग्जाम्पलरी काम है कि उन्होंने बेटियों के लिए कितना अच्छा काम किया, उन्होंने महिलाओं के लिए कितना अच्छा काम किया। और शायद वो काम ऐसे हैं जो दिल्ली की सरकार नहीं कर पाई, और दिल्ली की सरकार ने समाजवादियों की नकल की। समाजवादी पेंशन उत्तर प्रदेश में सबसे पहले शुरू की और डायरेक्ट अकाउंट में भेज रहे थे, वही तो आज जनधन खाते में पहुंच रहा है पैसा। कभी समाजवादी सरकार ने सबसे ज्यादा अकाउंट खुलवाए थे, सबसे ज्यादा ब्रांचेस खुलवाई थी। मैं बीजेपी से जानना चाहता हूं, पिछले सालों से इतने सरकारें चली उनकी, उन्होंने उत्तर प्रदेश में कितनी ब्रांचें